अध्याय 26 राजकुमारी और संत हाहा। जैसे ही रवि राजकुमारी कैटरीना के आगमन की सूचना पाकर बैठक समाप्त कर रहा था और उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, बस एक बार और ध्यान केंद्रित करो। उनकी छोटी बहन सेसिल कपूर हवेली के आंगन में अस्थायी प्रशिक्षण मैदान में थी और अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए थी तथा सांस ले रही थी। क्रैकल। उसके हाथ में पकड़े हुए ब्लेड से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं और मूठ से शुद्ध ऊर्जा उठने लगी, जो नोबाइट मूल स्रोत पूरी तलवार के चारों ओर लिपट गई। हुप माथे से टपकता पसीना पोंछने में असमर्थ, उसने अपनी नजर ब्लेड पर गड़ा दी। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें तेज हो गईं। जींग। उसने जो तलवार आगे की ओर घुमाई, उससे हवा में चांदी का एक चाक बना, जिससे एक पतली कटने की आवाज निकली। हाँ, सेसिल ने देखा कि कैसे चमकता हुआ रास्ता आगे बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे झिलमिलाते पाउडर की तरह बिखर गया और अंत में थककर जमीन पर गिर गया। मैंने यह किया है, पसीने से लथपथ वह जोर जोर से हांफने लगी, लेकिन उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई जिसे वह छिपा नहीं सकी। मुझे लगता है कि अंततः मुझे तलवार की ऊर्जा की समझ आ गई है। हाँ, उसने अभी जो हासिल किया था वह भौतिक तलवार ऊर्जा का प्रक्षेपण था। यह ब्लेड की तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए उस पर आभा की परत चढ़ाने से कहीं आगे था। यह दूर से भी वार कर सकता था, यहाँ तक कि जहाँ ब्लेड की पहुंच नहीं थी। मूलतः यह सभी ज्ञात तलवार तकनीकों का शिखर था। स्वाभाविक रूप से कठिनाई बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ महत्वाकांक्षी शूरवीर, बल्कि दशकों के प्रशिक्षण वाले अनुभवी तलवारबाज भी अक्सर अपनी तलवार की ऊर्जा को प्रकट करने में असफल रहे और हताश होकर हार मान गए। अकादमी से स्नातक होने से पहले ही उस दीवार को पार करना और उसे स्वतंत्र रूप से निखारना, सेसिल की प्रतिभा निश्चित रूप से साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। अरे, वह कुछ हद तक इस तथ्य से अवगत थी और उसे इस पर गर्व भी था। तो जब अचानक उसके बगल से एक आवाज आई, आप तलवार की ऊर्जा का उपयोग इस तरह नहीं करते। अभी भी बैठे हुए सेसिल को केवल उसके कानों पर ही संदेह हो रहा था। तुम्हें यहीं अपनी कोर को कसना होगा और फिर इसे बमबमपाओ की तरह करो। ऐसा एहसास हो। वह भौहें चढ़ाकर आवाज के स्रोत की ओर मुड़ी। दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। आप कौन हैं? उसके बगल में बैठा सुनहरे बालों वाला लड़का इतने अधिकार से बात कर रहा था कि उसने उसे हवेली में पहले कभी नहीं देखा था। वह कुछ हद तक परिचित सा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उसके परिचित रूप को देखकर संदेह से सिकुड़ गईं, वह अजनबी लड़का घबरा गया और चुप हो गया। ओह अच्छा, मेरा मतलब है वह घबराहट से अपनी आंखें घुमाते हुए वह हकलाने लगा। मैं सर रवि का करीबी दोस्त हूँ। मुझे अभी अभी यहाँ बुलाया गया था और मैं अभी अभी आया हूँ। दोस्त? मैं इंपीरियल नाइट्स के साथ हूँ। वर्दी देखकर पता चल रहा है ना? उसने अजीब ढंग से अपनी वर्दी की ओर इशारा किया और एक तनावपूर्ण मुस्कान बिखेरी। वैसे भी तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते। तुम्हारी तकनीक इतनी बेकार है कि तुम पल भर में ही थक जाओगे। अगर आप इतना जानते हैं तो सेसिल की आंखें विद्रोह से चमक उठीं जब वह खड़ी हुई और उसने अपनी तलवार उसकी ओर बढ़ा दी। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते? हम जरूर। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने उसकी तलवार ले ली। फिर फूप उसने थोड़ी देर सांस छोड़ी और उसे बल्ले की तरह हल्के से आगे की ओर घुमाया। बूम! उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा का चाप हवा में गर्जना करता हुआ हवेली के प्रांगण में दूर तक फैल गया। क्या देखा? बस धमाधमा करो। फिर फुस। आसान है ना? जैसे ही उसने तलवार को लापरवाही से इधर उधर घुमाया और बकवास की, सेसिल ने अपने होंठ काट लिए और धीरे से गुर्राई, मुझ पर इसे आजमाओ। तुम्हें कभी पता नहीं। हो सकता है कि यह सिर्फ प्रभावशाली दिखता हो, लेकिन इसमें असली वजन न हो। स्वयं इस घटना को देखने के बावजूद उसने एक अतिरिक्त प्रशिक्षण तलवार उठाई और उसे बिना सोचे समझे चुनौती दे दी। सच में? तो फिर तैयार हो जाओ। सीधी टक्कर से बेहतर कोई तकनीक साबित नहीं होती। लड़का खिलखिलाकर मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना रुख तय कर लिया। बूम! अगले ही पल सेसिल ने अपनी तलवार की ऊर्जा से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बल ने उसे अभिभूत कर दिया। उसके हाथ से ब्लेड गिर गया और वह मिट्टी पर उड़ गई। क्या आप ठीक हो? दोबारा यद्यपि सेसिल को जमीन पर पटक दिया गया था, फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए, खुद को ऊपर उठाया और एक और हमले की मांग की।
बस एक बार और, वाह, मुझे तुम्हारा जोश पसंद है। ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़के ने अपनी तलवार फिर उठाई, ऊर्जा से भरा हुआ, घुमाने की तैयारी में। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है मैच खत्म हो गया। आह! अचानक रवि प्रकट हुआ। उसने लड़के की कलाई पकड़ ली और द्वंद्व समाप्त होने की घोषणा कर दी। उसके चेहरे पर उसकी सामान्य मुस्कान का पूर्ण अभाव था। सेसिल, घ अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम क्या करते? उसने उसकी गंदी हो चुकी काया पर नजर डालते हुए उसे धीरे से डांटा। सेसिल कांपती हुई और होंठ काटते हुए विरोध में ऊपर देखने लगी। आखिरकार मेरी छोटी बहन हमारे परिवार की भावी मुखिया है। आप अपने बड़े भाई को इतनी जल्दी निराश तो नहीं कर सकते, हैं ना? रवि की शांत, भयावह उपस्थिति और ठंडी मुस्कान का सामना करते हुए सेसिल ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और बुदबुदाई, क्षमा मांगना। मुझे बस यही सुनना था। बेशक रवि का इरादा ऐसा माहौल बनाने का नहीं था, वो तो बस अपनी चिंता के चलते ऐसा कर रहा था। उसकी माफी सुनकर उसका तनाव कम हुआ और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। सच में तुम अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु हो, सेसिल। और सच में तुम उस विद्रोही उम्र में हो, समझ रही हो? तुम्हें मुझसे ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं आसपास होती हूँ तुम हमेशा सिकुड़ जाती हो। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों? वह मुस्कुराया, स्नेह दिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़का, जो अभी भी रवि का दोस्त होने का नाटक कर रहा था, अब उसके शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ क्यों हम। नहीं, यह कुछ भी नहीं है। उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपने शब्दों को निगलना पड़ा, क्योंकि रवि के इस तरह घूरने से किसी को भी पसीना आ जाएगा, भले ही वह सिर्फ हल्की डांट ही क्यों न हो। ओह, और महाराज कृपया अब से अधिक सावधान रहें। हो, यह अनुवाद की बौद्धिक संपदा है। अगर सेसिल को एक बार भी चोट पहुंची तो शायद मुझे हमारी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। एक जी, समझ गया। लड़के ने गुस्से से सिर हिलाया और उसकी मुस्कान कठोर हो गई। खैर सेसिल, निराश मत हो, अपनी मूल समस्या से अभी भी अनभिज्ञ। रवि अपनी छोटी बहन की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी। जहां मैं खड़ा था वहां से आप बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन सेसिल के लिए, जिसका गौरव एक अज्ञात शूरवीर द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था, उन शब्दों से कोई मदद नहीं मिली। साम्राज्य में केवल एक ही व्यक्ति महामहिम की तलवार की ऊर्जा का सामना कर सकता है, और वह है सर किंजल। क्या? रवि ने यह बात और भी धीमी आवाज में फुसफुसाई, और सेसिल के चेहरे पर स्तब्धता छा गई, क्योंकि उसे अंततः यह बात समझ में आ गई। रुको, तो वह लड़का है? चुप। वह भेष बदलकर आया है। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें पता नहीं। तभी उसे एहसास हुआ, जिस लड़के के साथ उसने अभी अभी तलवारें खींची थीं, वह शाही सिंहासन के लिए पहला दावेदार था। ठीक है, मुझे महामहिम से थोड़ी बात करनी है। उसके जमे हुए कंधे को धीरे से थपथपाते हुए रवि मुड़ा और राजकुमार के साथ चला गया। क्या हम अंदर चलें, महाराज? आह हाँ, जरूर। मैंने तुम्हारे लिए स्वागत कक्ष तैयार कर लिया है। हाँ हाँ, उन्हें जाते देख सेसिल स्तब्ध और स्तब्ध सा खड़ा रहा। वह रातों रात हीरो बन गया, और अब उसने अपनी तलवार गिरा दी और असहाय होकर बुदबुदाई, वह राजकुमार का मित्र है। रवि के उसे आश्वस्त करने के इरादे के विपरीत सच्चाई उजागर करने से उसे परिवार के मुखिया की भूमिका से और भी अधिक दूरी का एहसास हुआ। सच में यह बहुत भयानक है। घर के मुखिया का स्थान, जो पहले से ही उसकी पहुंच से बाहर लग रहा था, अब असंभव रूप से दूर लग रहा था, और उसकी दृढ़ निश्चयी आंखों में चुपचाप आंसू बहने लगे। हूँ राजकुमार केंद्रिक नहीं, राजकुमारी कैटरीना को मुश्किल से कार्यालय तक खींचकर ले जाने में कामयाब होते हुए, इससे पहले कि वह सेसिल के साथ जीवन मरण के द्वंद्व में उलझ जाए, मैं गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। सर रवि, पहले वाली बात माफ करना। हम अभी भी दोस्त हैं, है ना? उसने मेरे बगल से झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं एक पल के लिए रुककर उसे घूरने लगा। हाँ, हम। आह, शुक्र है। लेकिन तुम मेरे सामने बैठने की बजाय मेरे बगल में क्यों बैठे हो? जब से वह बैठी थी तब से मैं इसके बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए मैंने अंततः पूछ ही लिया। अरे, क्या दोस्त आमतौर पर ऐसा नहीं करते? उसकी बड़ी बड़ी आंखों वाली प्रतिक्रिया इतनी अप्रत्याशित थी कि मुझे भी, जिसने खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार कर रखा था, चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। महारानी, यह क्या है?
मैं यह बात अत्यंत सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन क्या शायद पहले कभी आपका कोई मित्र नहीं रहा? ओह अच्छा, वास्तव में नहीं। ऐसा कहते हुए वह स्पष्ट रूप से निराश हो गई और सच उगलने लगी। मैम बस अगर मैं किसी लड़के के बहुत करीब हो गई तो मेरा राज सबके सामने आ सकता है, और किसी कारण से कुलीन महिलाएं भी मुझसे कभी दोस्ती नहीं करना चाहती थीं, लेकिन क्या आप सर मैयर के करीबी नहीं थे? वह एक मित्र से अधिक एक करीबी सहयोगी था, उसने धीमी आवाज में कहा। अब और नहीं, और उसका चेहरा गहरा हो गया। मैंने आने वाले सिरदर्द को रोका और उसे दिलासा देने का मन बनाया। दरअसल मेरा भी कभी कोई दोस्त नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ। आह सचमुच? फिर भी महाराज को अपने बगल में बैठाना मेरे लिए थोड़ा भारी है, इसलिए मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। बेशक मैं हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं अपनी सीट से उठा और देखा कि उसका क्षणिक रूप से चमकता हुआ चेहरा फिर से उदास हो गया था। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने पहले तलवार की आभा से प्रशिक्षण स्थल को दो भागों में विभाजित कर दिया था? किंजल भी ऐसी ही थी। क्या सभी तलवारबाज थोड़े विक्षिप्त होते हैं? कैटरीना को विशेष रूप से पूर्णतः असफल होने के लिए बदनाम किया गया था। यदि उसके पास तलवार चलाने के कौशल के बराबर आधी भी बुद्धि होती तो खेल का पूरा परिदृश्य बहुत अलग होता। वैसे भी जिस कारण से मैंने आपको आज यहाँ विश्वास के साथ आमंत्रित किया है वह है बहुत से पहले मुझे कुछ पूछना है। जैसे ही मैं मुद्दे पर आ रहा था, कैटरीना ने अचानक चिंता व्यक्त करते हुए बीच में टोक दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असल में एक लड़की हूँ? मैं बचपन से ही कितनी मेहनत करती आई हूँ, तुम्हें पता है। अपने बाल इस तरह छोटे करवाना, गहरी आवाज में बोलने की कोशिश करना, यह कहने में खेद है कि मैंने यह बात झांसा देकर समझ ली थी, कथात्मक संकेत के आधार पर, कि उसकी एक छुपी हुई कमजोरी थी। और इसका एकमात्र कारण यह था कि उसके बाल लगभग सफेद हो गए थे, जो एक बड़ा संकेत था। क्या यह मेरे शरीर का आकार था? शरीर के आकार? मैं अभी भी कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज ऊंची हो गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जैसे शायद मेरी कमर और बाहें दूसरे लड़कों से पतली दिखती हैं। या शायद मेरे कूल्हों का घुमाव बस ऐसा नहीं है। हे भगवान! क्या वह मुझे उत्पीड़न के लिए फांसी लगवाना चाहती है? तो क्या यह छाती की जिल्द ढीली हो गई थी? अरे नहीं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी छाती में आजकल अधिक दबाव महसूस हो रहा है। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, कैटरीना ने अपनी वर्दी खोल दी और उसके नीचे की छाती की पट्टियां दिखा दी। मैं बाहर जाने से पहले हमेशा इन्हें कई बार देखता हूँ। यह वाकई अजीब है। चलो इस बातचीत को बाद के लिए रख लेते हैं, है ना? अपनी आंखें बंद करके और अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर मैंने यथासंभव शांति से उत्तर दिया। प्लीज सर रवि, यह मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आप इस मामले में मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आह, सौदा? मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। खैर, कम से कम वो आज्ञाकारी तो है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि खेल के अंदर और बाहर हर कोई उसे आसानी से मात देने वाला समझता है। तो इस बार तुम मुझसे क्या चाहते हो? आहम। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने खिलखिलाकर मुस्कुराया और अपनी आवाज धीमी कर ली। अकादमी में आगामी प्रॉमिसिंग न्यूकमर्स टूर्नामेंट के लिए मुझे जज के रूप में नियुक्त करें। हम यह व्यवस्था करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यों? उसने अपना सिर झुकाकर मासूम जिज्ञासा से पूछा। हाँ हाँ, अच्छा। उसकी ओर सीधे देखते हुए मैंने अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे उस साध्वी को वहां ले जाना है। तभी मैं अपनी योजना पूरी कर पाऊंगा और महाराज को भी बचा पाऊंगा। सच में? तो फिर मैं जरूर मदद करूंगा। मैंने यह नहीं बताया कि वास्तव में योजना क्या थी, लेकिन उसने इतनी जोर से सिर हिलाया कि ऐसा लगा कि उसकी गर्दन टूट जाएगी। मुझे इस बारे में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं उससे इसे गुप्त रखने की विनती भी करता तो भी वह शायद अपनी योजना बता देती। इस अर्थ में मैं वास्तव में उस पर एक एहसान कर रहा था। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा करोगे तो महाराज अपनी मंगेतर को खो दोगे। तय ही है। हम मुझ पर अपराध बोध हावी होने लगा। मैंने निर्णय लिया कि कम से कम इतना तो मुझे साझा करना ही चाहिए। भले ही उनकी शादी होना तय न हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह एक बड़ा झटका होगा।
एक बार जब संतति खेलने योग्य पात्रों में से किसी एक से मिलती है तो उसका भाग्य दुनिया को बचाने के मार्ग पर चलना होगा, जिससे जुड़ाव को बनाए रखना असंभव हो जाएगा। खासकर यदि खेलने योग्य पात्र पुरुष है तो यह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। बेशक मुझे शक था कि कैटरीना ने प्यार से प्रपोज किया होगा। जरूर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह रही होगी। बेहतर होगा कि खुलकर बता दिया जाए। अगर इससे मदद मिले तो क्या आप पहले ही अलविदा कहना चाहेंगे? हाँ, जल्दी मत करो, अपना समय लो। जैसे ही मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, टकरा जाना। अचानक चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने की आवाज गूंजी। आह! अरे नहीं, मैंने फिर गड़बड़ कर दी हो। कैटरीना ने सहज ही माफी मांगते हुए नीचे देखा, लेकिन मैंने खास तौर पर इसी तरह की स्थिति के लिए मेज से सभी टूटने वाली चीजें हटा दी थीं। भौहें चढ़ाते हुए मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा। क्या कृषा ने फिर से गड़बड़ कर दी? वह शायद पहले से ही घबराहट से कांप रही होगी। मैंने सोचा कि उसे थोड़ा दिलासा दूं और कैटरीना को सोचने का वक्त दूं। हाँ, मिस कृषा, कृपया इसकी चिंता न करें, मैंने दरवाजा खोलते हुए बुदबुदाया, और पहले से ही योजना बना रहा था कि कृषा की गलती को फिर से कैसे छिपाया जाए। दरअसल पिछली बार से ही आप स्वचालित रूप से मेरे द्वारा डिजाइन किए गए स्टाफ दुर्घटना बीमा कार्यक्रम में नामांकित हो गए थे, है ना? लेकिन जो व्यक्ति टूटे हुए चाय के कपों और प्लेटों से घिरा हुआ फर्श पर बैठा था, वह कृषा नहीं था। हाँ, खैर यह अप्रत्याशित है। लेडी हेस्टिया, जो मेरे कमरे की सफाई करने वाली थी, दीवार के सहारे बैठी थी। उसके पैर नीचे की ओर झुके हुए थे, चेहरा पीला था और वह भारी सांस ले रही थी। यह परेशानी वाली बात है। मैं तो बस गुजर रहा था। जैसे ही उसकी घबराई हुई, कांपती हुई आंखें मेरी आंखों से टकराईं, वह घबराहट में हकलाने लगी। इसलिए उसके सामने घुटने टेक कर मैं झुक गया और शांति से फुसफुसाया, तुमने कितना सुना? जैसा कि कैटरीना ने पहले सोचा था। मेरी कोमल आवाज और ठंडी जानलेवा मुस्कान इसके बिल्कुल विपरीत थी। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। यह संतनी के हृदय को ऐसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था कि मानो वह फटने ही वाला है। आखिर मैंने क्या सुना? और सच कहूँ तो मेरा दिल भी उतनी ही जोर से धड़क रहा था जितनी उसकी, मानो उसे भी किसी ब्लेड से चीरकर खोला जा रहा हो। अध्याय 27 गुप्त भोज था। कुछ समय पहले रवि ने ऑफिस के बाहर लेडी हेस्टिया को देखा था। शांत हो जाओ सेसिल, बिना कोशिश किए हार मान लेना सरासर बेवकूफी है। राजकुमारी कैटरीना की ओर से एक दुर्गम दीवार महसूस करने और रवि के अनजाने उकसावे को सुनने के बाद सेसिल दांतों को भींचते हुए कुछ बुदबुदाते हुए गलियारे से बाथरूम की ओर जा रहा था। मुझे पिताजी, मिस किंजल, नौकरों सभी को उस कमीने के चंगुल से बचाना है। यह एक ऐसा बयान था जिसे यदि रवि ने सुना होता तो उसे बहुत दुख होता, लेकिन सेसिल के लिए, जिसने जीवन भर अपने संदिग्ध भाई के साये में कष्ट झेले थे, यह वस्तुतः उसके जीवन का मिशन था। क्या यह सही नहीं है, माँ? वह काउंटेस कपूर के अब खाली पड़े कमरे के सामने अनजाने में रुक गई थी, और उसकी यादें ताजा होते ही उसके चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया था। ओ, यह भावुक होने का समय नहीं है। जैसे ही उसने अपने डगमगाते दिल को फिर से संभाला और अपने थके हुए कदमों को फिर से शुरू किया खड़खड़ाहट, अचानक गलियारे के दूर छोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। क्या कृषा ने फिर से गड़बड़ कर दी? यह सोचकर कि कृषा एक और गलती कर रही है, उसने आवाज की ओर अपनी गति बढ़ा दी और कल्पना की कि बेचारी लड़की रोने के कगार पर है। लेकिन जब वह गलियारे के जंक्शन पर पहुंची और दृश्य देखा तो वह जल्दी से एक कदम पीछे हट गई, खुद को छुपा लिया और कोने से झांकने लगी। हाँ, संती नहीं, मिस टिया, मैं यहाँ आपको डांटने या कुछ और करने नहीं आई हूँ। आह बर्तन, कृषा हर कुछ दिनों में एक तोड़ देती है। हम स्टोरेज रूम से एक और ले आएंगे। वहाँ एक नई नौकरानी के सामने, जो फर्श पर गिर पड़ी थी, रवि बैठा था और धीमे स्वर में बात कर रहा था। बात बस इतनी सी है कि मैं अंदर किसी से जरूरी बातचीत कर रहा था। यह एक ऐसी बातचीत है जो अगर किसी को सुनाई दे जाए तो समस्या पैदा कर सकती है। पहले तो सेसिल ने सहज प्रवृत्ति के कारण ही उसे छुपाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ती गईं। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बस मुझे बता दो। तुमने कितना सुना? नौकरानी के प्रति रवि के शब्द स्पष्ट रूप से संदिग्ध थे। मैं लेडी पार्शा का चाय का कप रसोई में ले जा रहा था और मैंने महामहिम की आवाज सुनी। उसकी आवाज काफी अनोखी है, आप देखिए। और यह सिर्फ रवि ही नहीं था,
सेसिल को नौकरानी का व्यवहार भी संदिग्ध लगा, जिसमें उसने क्राउन प्रिंस का जिक्र किया था। किस तरह की नौकरानी राजकुमार की आवाज पहचानती है। अपना सिर थोड़ी देर के लिए झुकाकर उसने अपनी सांस फिर से रोक ली और गलियारे में गूंजती आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। खैर, शायद वह जान सकती है, जैसे कि अगर वह यहाँ आने से पहले अकादमी में काम करती थी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज सुनी जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा। बस यूं ही हांफना। कांपती हुई आवाज में कहे गए अशुभ शब्दों ने सिसिल को बिना किसी इरादे के तेजी से सांस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच यही सब है? शुक्र है रवि ने आवाज नहीं सुनी थी। अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसने धीमी आवाज में नौकरानी से पूछा, मैं देवताओं की शपथ लेता हूं। तो यह राहत की बात है। पहली बार खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए उसने नौकरानी के कंधे को धीरे से थपथपाया। बस थोड़ा बेहोशी सी महसूस हुई है ना? एक तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर मुझे यकीन हो गया है। शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रहा हूं। सिसिल का वही भाव जो वह हमेशा उसके साथ रखता था, उसे देखकर सिसिल कांप उठी। उसने सूखी सांस ली और नौकरानी की प्रतिक्रिया को गौर से देखा। मैं संतुष्ट हूं। सचमुच खुद पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि अनुमान था, भयभीत नौकरानी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बहाने बनाने लगी, लेकिन रवि ने उसे तेजी से रोक दिया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बुरी याद नहीं छोड़ सकता जो जल्द ही दुनिया को बचाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यद्यपि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन यह हेस्टिया के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची और वह नौकरानी के रूप में छिपी हुई मदद नहीं कर सकी। ससंत बेशक सेसिल, जो न केवल तलवारबाजी में बल्कि जादू में भी निपुण था, ने बहुत पहले ही श्रवण शक्ति बढ़ाने वाला मंत्र डाल दिया था। तो फिर वह नई नौकरानी राजकुमार की मंगेतर है, जिसे काले जादूगरों ने भोज में अगवा कर लिया था। सौभाग्यवश वह समय रहते अपना मुंह ढकने में सफल रही, जिससे पहले जैसी दुर्घटना होने से बच गई। तो फिर अपहरण का असली अपराधी, उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा, वास्तव में इतनी जोर से कि बाकी सब कुछ दब गया। लेडी सेसिल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि किंजल, जो आदतन हमेशा चुपचाप चलती थी, उसके ठीक पीछे आ गई थी। बी बाथरूम। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, इसलिए मैं स्नान के लिए जा रहा था, वो समझा। सौभाग्यवश किंजल, जो कभी भी बहुत समझदार नहीं थी, ने उसके स्पष्टीकरण पर केवल सिर हिला दिया। लेकिन वह ज्यादातर खाली गलियारा था। आवाजें इतनी स्पष्ट गूंज रही थीं कि रवि उन्हें सुन नहीं सका। पहले काम पहले। चलो स्थिति को व्यवस्थित करते हैं। शुक्र है रवि को ऐसा नहीं लगा कि सेसिल उनकी बातें सुन रहा है, बल्कि वह तो बस गुजर रहा है। जिंगल, रवि ने सिकुड़ी हुई निगाहों से उठते हुए अपने कोट से एक छोटी सी घंटी निकाली और बजाई। किंजल, जो सेसिल को घूर रही थी, तुरंत मुड़ी और उसकी ओर चल पड़ी। तुमने बुलाया? किंजल, मीटिंग स्थगित करो और मिस टिया को ऑफिस ले जाओ। संत से उसके उपनाम पर आते हुए रवि ने मनोरंजन से भरी हुई मृदु आवाज में आदेश दिया। और वह तैयार करो जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। वह आपका मतलब था। तुम्हें इसे सावधानी से तैयार करना होगा, बिना किसी को पता चले। समझे? समझा। उस संदिग्ध आदेश के साथ रवि ने अपनी नजर हेस्टिया की ओर घुमाई। मिस टिया, मैं आज आपको एक ऐसी याद दूंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगी। एक ऐसी याद जो जीवन भर आपके साथ रहेगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। उसकी अशुभ फुसफुसाहट पर हेस्टिया, जिसे किंजल ले जा रही थी, की आंखों में डर के स्पष्ट संकेत दिखने लगे। तो मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे, उन डरावने शब्दों के साथ रवि ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ससर रवि, क्या समस्या सुलझ गई? करीब करीब कमरे के अंदर से सिर झांकते हुए राजकुमारी कैटरीना ने डरते हुए पूछा। रवि ने, जो उसे सौम्य लगा, तुरंत जवाब दिया। लगता है नौकरानी से छोटी सी गलती हो गई, और मैं कमरे में रहते हुए सोच रहा था। मुझे खेद है महाराज, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी विदाई को इंतजार करना होगा। उसके संकोच से बोले गए शब्दों को बीच में ही काटते हुए रवि ने अपना सिर हिलाया। वह अभी किसी भी हालत में नहीं है। मैम, क्या ऐसा है? चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा ताकि हमारी योजनाएं सही रास्ते पर रहें। उसकी भयानक फुसफुसाहट से राजकुमारी को बिना एहसास हुए ही भारी सांस लेनी पड़ी।
मैं आप पर भरोसा करूंगा सर। रवि अपना सिर नीचे झुकाकर उसने डरपोक हताश स्वर में उत्तर दिया। बिल्कुल, आखिरकार हम भाग्य से बंधे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर चूंकि बातचीत समाप्त हो गई है तो अब अलविदा कहने का समय आ गया है। संतुष्ट होकर रवि ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। कैटरीना भी उसकी बात समझकर उसके पीछे दौड़ी। पहले से ही यह अनुवाद की बौद्धिक संपदा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करनी है जो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पहले जज की नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप मुझे कागज और कलम दें तो मैं अभी लिख दूंगा। हाँ, लगभग भूल ही गया था। ठीक है, रास्ते में कर लेंगे। उनकी आवाजें धीरे धीरे गलियारे में धीमी पड़ गईं, जब तक कि एक बार फिर सन्नाटा छा नहीं गया। मुझे मत बताओ मेरा भाई एक साथ संत और युवराज दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। सेसिल अभी भी अपना मुंह ढके हुए और दीवार के सहारे टिकी हुई अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं लापरवाही नहीं बरत सकता। अगर मैं इस पैमाने पर लापरवाही से आगे बढ़ा तो सब खतरे में पड़ सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके उसने एक शांत भाव बनाए रखा और मन ही मन खुद से बुदबुदाया। सबसे पहले मुझे इस हवेली में चल रही साजिश की जांच करनी होगी, सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। यद्यपि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसकी आंखें पुनः खुलने पर दृढ़ संकल्प से जल उठीं। रवि, तुम कमीने, मैं तुम्हें रोकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खेद है, लेकिन किसी को भी इस बिंदु से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्या? सेसिल ने दृढ़तापूर्वक अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लिया था और अपनी सांस रोककर कार्यालय के पास वाले कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही रोक दिया गया। मालिक, युवा मालिक ने साफ आदेश दिए थे। आप जैसे खून के रिश्तेदार भी इससे अछूते नहीं हैं। उसे किंजल ने रोक लिया, जो सबसे ऊपरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। सी कैप्टन, क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा करने वाले हो? अगर आप जिद करेंगे तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। गलियारे में अजीब तरह से देखते हुए और अपनी आंखों से अपील करने की कोशिश करते हुए सेसिल ने विनती की, लेकिन किंजल अविचल रही। तो फिर कम से कम अपने पुराने जूनियर के लिए एक बात का जवाब तो दो। ठंडे जवाब पर अपने होंठ काटते हुए सेसिल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपना प्रश्न पूछा। इस समय वहां क्या हो रहा है? हम मुझे लगता है मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ। शायद उसके शब्द उस तक थोड़ा सा पहुंचे। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद किंजल ने भौहें चढ़ाई, फिर बोलना शुरू किया। इस समय कार्यालय में युवा मालिक केवल नई नौकरानी को कुछ आवश्यक शिक्षा दे रहे हैं। और वह किस प्रकार की शिक्षा होगी? सेसिल, जो तिनके का सहारा ले रहा था, के लिए यह किसी स्वर्णिम साक्ष्य से कम नहीं था। संक्षेप में, अपनी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने की शिक्षा। क्या? दूसरे शब्दों में, दूसरों के निर्णय की चिंता किए बिना अपनी छिपी इच्छाओं को संतुष्ट करना सीखना। सेसिल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसे किंजल की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। बाहरी लोगों को यह अशिष्ट लग सकता है, लेकिन जो मायने रखता है वह है नतीजा। क्या कह रहे हो? अब उसकी बातें इतनी अपमानजनक थीं कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसका जबड़ा खुला रह गया और वह स्तब्ध होकर किंजल को देखती रही। रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मुझे भी कुछ समय पहले ही वह शिक्षा मिली थी। परिणाम बहुत अच्छे रहे। चूंकि मैं एक कुलीन परिवार में पला बढ़ा था, इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि इस तरह के कृत्य अशिष्ट हैं। किंजल के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई और वह अजीब तरह से राहत भरे भाव के साथ बोलने लगी। लेकिन युवा गुरु के पाठ के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ आजाद हो गया हो। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने उनके जैसे संयमपूर्ण जीवन जिया है, उसे प्रभावित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद किंजल ने एक सौम्य तरीके से मुस्कुराया, जैसा कि सेसिल ने पहले कभी नहीं देखा था। बेशक युवा मालिक के गर्मजोशी भरे दिल से सदमे में डूबे सेसिल केवल एक ही वाक्य बुदबुदा सके, एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली घोषणा। तुम पागल कमीने। खैर, यह देखते हुए कि उसे अभी अभी पता चला था कि उसके अपने भाई को महिलाओं को प्रशिक्षण देने का शौक है, कौन सी छोटी बहन इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देगी? मेरे कान फिर क्यों जल रहे हैं? जैसे ही मैंने राजकुमारी कैटरीना को विदा किया और कार्यालय में लौटा, मैंने अपने अचानक खुजली वाले कान को खुजलाया और अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं।
तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? जिस मेज पर अधिकारी कुछ घंटे पहले बैठक के लिए एकत्र हुए थे, अब वहां केवल एक ही व्यक्ति बैठा था, लेडी हेस्टिया। संत, जो वहां बैठी हुई ऐसी दिख रही थी जैसे वह मुश्किल से सांस ले पा रही हो। हाँ हाँ, मैंने कहा था न, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विस्तृत योजना पर चर्चा करने से पहले बैठक में देरी करने के लिए मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन संत के सहयोग के बिना यह योजना पहले स्थान पर भी संभव नहीं थी। किसी और को ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हें निगलने वाला हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, बस एक हल्का फुल्का मजाक था, और संतनी पहले से ही इतनी डरी हुई थी कि मुश्किल से बोल पा रही थी। इस तरह अगर योजना कामयाब भी हो गई तो भी वह मुझसे नाराजगी रख सकती है। इसलिए मुझे अब हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। हम बस अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार होने के लिए एक क्षण लेंगे। संत ताली बजाते हुए मैंने अपने पीछे रखी किताबों की अलमारी पर नजर डाली। चरमराहट ठीक उसी समय शेल्फ के पीछे का तंत्र सक्रिय हो गया, जिससे तहखाने की ओर जाने वाला एक गुप्त मार्ग प्रकट हो गया। जो भी हो, कृपया नम्र रहें। संतिनी द्वार की ओर शून्य दृष्टि से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरह से गलत समझ लिया है और वह रोने लगी। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज आप वहां नहीं जाएंगे। मेरे पास गलतफहमी दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको बस यह अनुभव करने की जरूरत है कि वहां से क्या निकलता है। बेशक वह अभी भी सूंघ रही थी और उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि मेरा क्या मतलब था। हाँ सर, तभी कृषा एक गाड़ी खींचते हुए गलियारे से प्रकट हुई, जिससे मुझे आगे कुछ समझाने से छुटकारा मिल गया। मैंने पहले ही सारे एपेटाइजर ले लिए हैं। वह जिस गाड़ी को धकेल रही थी उसमें हवेली में उपलब्ध सभी बेहतरीन सामग्रियों से बने व्यंजनों का ढेर लगा हुआ था। और बाकी जबस कहो और मैं उन्हें तुरंत ले आऊंगा। बिल्कुल सही। ग्रैंड सेंटेस से निपटने के लिए यही मेरा सबसे बड़ा गुप्त हथियार था, मोबाइल बैंक्वेट टैक्टिक। ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था, है ना, यहाँ तक कि कुलीन महिलाएं, जिन्हें बचपन से ही अपने वजन को नियंत्रित करने और संयम से रहने के लिए पाला गया है, अक्सर बिना किसी सीमा के केवल एक बार भोगविलास की गुप्त इच्छा रखती हैं। मैंने इसका परीक्षण किंजल जैसे धैर्यवान व्यक्ति पर भी किया था, और इससे यह सिद्ध हुआ कि भविष्य की हत्या करने वाली मशीन भी भोजन के लालच का विरोध नहीं कर सकती। आइए हम अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार रहें। मुझे पता है कि आप खाना छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको हवेली के खाने पर शक था। समझ रहे हैं, यदि लेडी हेस्टिया ने किंजल की तरह सख्त जीवन जिया होता और भविष्य में भी ऐसा ही करती तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती। अगर तुम्हें डर है कि इसमें जहर हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। कैसा रहेगा? यह मुझे तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। निश्चित ही पहले तो उसने यही कहा होगा। लेकिन भूख सबसे मजबूत गर्व को भी खामोश कर देती है। किसी के लिए इतना कठोर प्रतिरोध, आपका शरीर निश्चित रूप से ईमानदार है। उफ, ठीक है, अगर तुम सचमुच नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैंने उसे इतना छेड़ा कि उसका चेहरा लाल हो गया। फिर मैंने अपने पिछले जीवन की एक याद का इस्तेमाल करते हुए, जिसे मैं सहेज कर रख रहा था, अंतिम वार किया। और संयोग से मेरे पास आपकी पसंदीदा वाइन है। अगर आप मंदिर में वापस चले गए तो आपको इसका स्वाद फिर कभी नहीं मिलेगा, है ना? यदि मेरी स्मृति विकृत नहीं हुई है तो बता दूं कि संत बनने से पहले हेस्टिया बहुत शराब पीती थी। उसे सभी प्रकार की शराब, विशेष रूप से वाइन बहुत पसंद थी। तो आप क्या करेंगे? जो बोतल मैंने अब उसके सामने पकड़ी थी, जो पहले गाड़ी की बर्फ की बाल्टी में रखी हुई थी, वह 30 साल पुरानी प्रीमियम वाइन थी। वह किसी भी तरह से इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसे मुझे दे दो। हम मैंने ठीक से सुना नहीं, जैसी कि उम्मीद थी। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसकी छोटी कांपती हुई आवाज मेरे कानों तक पहुंची। क्या आप इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं? ठीक वही जो आप चाहते हैं, अपने शब्दों में। बस एक गिलास, और इसलिए मैंने उसे अपना अंतिम मनोवैज्ञानिक बचाव स्वयं ही कम करने को कहा। एक गिलास किसका? अंततः इस योजना में लगाया गया सारा समय और प्रयास कल्पना से परे सबसे मीठा फल लेकर आया। बस एक गिलास, कृपया। इस प्रकार संतिनी, जिसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था, प्रलोभन में आ गई, और उसके आत्मसमर्पण ने आदर्श निष्कर्ष को चिह्नित किया। अध्याय 28। भर्ती समय बीतता गया, और जब तक हवेली पर हल्की चांदनी छा गई, पुहा हेस्टिया ने, जिसका चेहरा लाल हो गया था,
एक ही घूंट में शराब का एक और गिलास गटक लिया। वह बहुत पहले ही गिनती भूल चुकी थी कि उसने कितने गिलास पिए थे, और एक गहरी आह भरते हुए खाली गिलास को मेज पर पटक दिया। क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे केवल एक गिलास चाहिए? उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देखकर मैं भी उसकी शराब सहनशीलता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। खैर, मुझे लगता है कि यह बात समझ में आती है यदि आप इस बात पर विचार करें कि उसने शराब पीना क्यों शुरू किया। संत बनने से पहले वह एक विस्काउंट की बेटी थीं, जिन्हें उनके परिवार के हित में एक राजनीतिक विवाह के लिए सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। उस दबाव से राहत उन्हें सिर्फ एक करीबी नौकरानी द्वारा चुपके से चुराई गई शराब की चुस्कियों के रूप में मिलती थी। और अब जिंदगी में पहली बार वह बिना किसी सीमा के खुलकर पी रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। हे, बस एक और गिलास प्लीज, तुमने अपनी तीसरी बोतल शराब पहले ही खत्म कर ली है। क्या तुम वाकई ठीक हो? जैसे ही मैंने चिंता के कारण उसे धीरे से शराब पीने से रोकने की कोशिश की, उसकी चकित असंतुलित आंखों में एहसास की एक झलक दिखाई दी। मेज पर बिखरी खाली प्लेटों और बोतलों को घूरते हुए उसने अचानक अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैंने क्या की? उसकी आवाज में अपराध बोध सुनकर मैं एक सौम्य मुस्कान के साथ उसके पास गया और धीरे से फुसफुसाया, कैसा रहा? क्या तुम थोड़े संतुष्ट हो? हाँ हाँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही सब कह देता है। वह चुप रही, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन सफल रहा था। हवेली में आने के बाद से ही संत महिला चुपचाप इधर उधर घूम रही थी, लगातार मुझे सतर्क निगाहों से देख रही थी, लेकिन अब उसने अंततः खुद को ईमानदार होने की अनुमति दे दी थी। दिग्गलतफहमी मत पालिए, हालांकि अंततः उसने बात की, फिर भी उसकी आवाज में प्रतिरोध का हल्का सा भाव था। मैं तो बस आपके द्वारा मजबूर किया गया था, लेकिन क्या तुम्हें भी इसका आनंद नहीं आया आधे समय तक? उफ! जैसे ही मैंने मेज पर हुई घटना के बाद की स्थिति पर नजर डाली और यह कहा, उसने फिर से नीचे देखा और अपने होंठ जोर से काट लिए। यदि आप मेरी योजनाओं में सहयोग करते रहेंगे तो मैं आपको और भी अधिक खुशी दे सकता हूँ। इससे ज्यादा कुछ कैसे हो सकता है? हो उसके होंठ मजबूती से बंद थे, लेकिन मेरे मीठे प्रलोभन ने उन्हें फिर से खोल दिया और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब अंतिम कील ठोकने का समय आ गया है। क्या आपने कभी बम शॉट के बारे में सुना है? मैं शारीरिक रूप से कमजोर था, इसलिए मैंने कभी ऐसी चीज को छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अपने पिछले जीवन में मीडिया के माध्यम से मैं कुख्यात अत्यधिक शराब पीने की संस्कृति से अच्छी तरह परिचित था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह वह जगह है जहां आप सभी बेहतरीन शराबों को एक साथ मिलाते हैं, और जब यह ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है तो प्रतिक्रिया विस्फोटक होती है। कोई इतनी अश्लील चीज कैसे पी सकता है? जरूर यह अश्लील है, लेकिन जरा इसकी कल्पना करो, एक संरक्षित कुलीन महिला के लिए जिसने अभी अभी शराब के आनंद की खोज की थी, ऐसी बात एक नई सभ्यता के निषिद्ध फल की तरह लग रही होगी। उत्तम शराब पूर्ण सामंजस्य में मिश्रित होकर एक ही घूंट में आपके गले से नीचे उतर जाती है, यह कितना रोमांचकारी होगा। नग, इसकी कल्पना मात्र से ही आपको सिहरन हो जाती है न? निश्चित रूप से। जब उसने मेरा विस्तृत वर्णन सुना तो उसके गाल फिर से लाल हो गए। संती, अगर आप मेरा हाथ थाम लेंगी तो मैं इसे आपके लिए खुद बनाऊंगा बार बार। यहाँ किसी के देखने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इसका आनंद लेना है। ऑपरेशन की सफलता के प्रति आश्वस्त होकर मैंने विजयी मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ऐसे पापपूर्ण प्रस्तावों से मुझे लुभाना बंद करो। लेकिन जब मैंने सोचा कि वह पहले ही मान चुकी है तो हेस्टिया अचानक चिल्लाई और उसने मेरा हाथ झटक दिया। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी? हाँ हाँ संत, मैं कभी भी आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो और फिर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, चाहे शराब के नशे में हो या अपने संकल्प के कारण। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुझे घूरने लगी। और मुझे पता है कि तुम भविष्य में दुनिया को तबाह कर दोगे। मुझे सब पता है। बीच वाक्य में ही उसकी आवाज टूट गई और फिर धम, उसने मेज पर मुक्का मारा और वह भयानक भविष्यवाणी बोल दी। मुझे
डी ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें नहीं पता। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि क्या वह नशे में बस बकवास कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में आग देखकर मुझे पता चल गया कि वह पूरी तरह गंभीर थी। हालांकि मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, मैंने बनावटी शर्मिंदगी से सिर खुजलाते हुए आह भरी। फिर भी जाहिर है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, क्योंकि सच में मैं दुनिया को तबाह कर दूं? कतई नहीं। इसके अलावा संत को अभी तक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, संतति में यह क्षमता केवल हीरो से मिलने के बाद ही जागृत हुई। मूल परिदृश्य जहां उसे नायक से मिलना था पहले ही पटरी से उतर चुका था। इसका मतलब था कि यह तथाकथित भविष्यवाणी भविष्य का कोई दर्शन नहीं, बल्कि गलतफहमी से उपजी एक भूल थी। उस स्थिति में इससे पहले की स्थिति और बिगड़े, मुझे चीजें स्पष्ट करनी थीं। हाँ, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की गलतफहमी है, लेकिन गुर्र मेरा लक्ष्य आपको हीरो के पास पहुंचाना है। संत उसे नशे में जानवर की तरह गुर्राते देख मैंने फिर से अपना सिर खुजलाया और उसे सच बता दिया। हीरो सदियों में पहली बार संत प्रकट हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से नायक भी अपने रास्ते पर होंगे। सौभाग्य से वह इतनी होश में थी कि मुझ पर झपटने के बजाय चुपचाप सुनने लगी। मुझे पता है कि वह कहाँ दिखाई देगा, और मैं तुम्हें खुद वहां ले जाने की योजना बना रहा हूं, ताकि आप ऐसी व्यक्ति बन जाएं जिसे कोई छूने की हिम्मत न करे। एक संत जो हीरो के साथ मिलकर दुनिया को बचाएगी। फिर भी मैं उसकी आंखों में शक देख सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा और जोर लगाने का फैसला किया, ठीक वहीं जहां दर्द हो रहा था। और संत श्री, अगर मैं सचमुच दुनिया को नष्ट करना चाहता तो मैं इतनी परेशानी क्यों उठाता? यह अगर मैं अभी और यहीं तुमसे छुटकारा पालूं बिना किसी को पता चले, तो हीरो को भी बेअसर करना आसान होगा, है ना? उसका मुंह खुला मानो विरोध कर रहा हो, लेकिन फिर बंद हो गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ ज्यादा जटिल हो गई। वह स्पष्टतः अभी भी डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसके पीछे झिझक थी, जैसे वह सचमुच इस पर विचार कर रही थी। ठीक है, मान लीजिए कि भविष्यवाणी सच है और मैं भविष्य में अपनी इच्छा के विरुद्ध पूरी दुनिया को नष्ट कर देता हूं। मैं उसके करीब गया और अपनी आवाज धीमी करके धीमी फुसफुसाने लगा। तो क्या यह आपका काम नहीं है कि आप मुझे ऐसा होने से रोकें? आंखें बंद करके वह कुछ देर के लिए चुप हो गई, गहरी सोच में डूबी रही। अंततः उसने अपनी आंखें खोलीं और एक ऐसे स्वर में बोली जो अजीब तरह से स्नेहा के स्वर से मिलता जुलता था। मुझे अभी भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। इससे मैं एक पल के लिए तो चौंक गया, लेकिन शुक्र है कि हेस्टिया स्नेहा से कहीं अधिक विनम्र थी। लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है ना? वास्तविकता यह है कि उसके पास सहयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन मेरी एक शर्त है। इसलिए जब उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे अपना हाथ दिया, तो मैं आश्चर्य से अपनी पलकें झपकाए बिना नहीं रह सका। मेरा हाथ पकड़ो और कसम खाओ कि तुमने जो कुछ कहा है वह सब सच है। हाँ, शायद शराब ने उसे हिम्मत दी थी। आखिरकार वह मूल खेल वाली संत जैसी दिखने लगी थी। मैं क्यों नहीं करूंगा? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। अगर वो मन ही मन कोई आत्मिक शपथ लेने की कोशिश भी करती तो मैं उसे अनदेखा कर देता। फिर अनुबंध पर मुहर लग जाती है। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी बात से पीछे हटने की योजना बनाई थी, और यदि आत्मिक बंधन से उसे मानसिक शांति मिलती है तो और भी अच्छा है। जैसी कि उम्मीद थी, संती तो संती ही थीं। उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, पर वो अपनी आत्मा का इस तरह इस्तेमाल करना जानती थीं। और जब मैं अंततः उसे अपनी योजनाओं में शामिल करके विजय की धुन गुनगुनाने ही वाला था, यह भी बेहतर होगा कि आप इसके लिए तैयार रहें। वह झुकी, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। वह बम फटा। कृपया मुझे बताएं कि वह सिर्फ इसी बात के लिए सहमत नहीं हुई क्योंकि तुमने खुद कहा था, और वादा तो वादा होता है। हाँ, मैं सचमुच यह मानना चाहूंगा कि यह सिर्फ शराब के बारे में नहीं था। उस रात जब रवि और संतेश की लंबी लड़ाई अंततः एक अस्थायी युद्ध विराम पर पहुंची, तब तक सूरज डूब चुका था और हवेली पर हल्की चांदनी छा गई थी। क्रेक अंतः कार्यालय का दरवाजा, जो कुछ समय से मजबूती से बंद था, चरमराहट के साथ खुल गया। जम्हाया सेसिल, जो शाम तक सीढ़ियों के नीचे दुबकी हुई थी और हार मानने को तैयार नहीं थी, जैसे ही उसने हलचल महसूस की, वह चौंक कर जाग गई। युवा मालिक के साथ आपका समय कैसा रहा? आपकी उम्मीद से बेहतर महसूस हुआ।
है ना? किंजल की आवाज, जो अभी भी कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़ी थी, ने हेस्टिया के बाहर निकलते ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और सेसिल ने कान लगाकर उसके हर शब्द को सुना। कदम कदम, लेकिन हेस्टिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ कसकर बंद रखे और लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने यह नहीं देखा, सेसिल ने ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही उसने सब कुछ गुप्त रूप से जांचने का निश्चय कर लिया हो, फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जिसने हाल ही में कोई भयानक घटना झेली हो। उसकी न्याय भावना इसकी इजाजत नहीं देती थी। ओम, क्षमा करें। या शशश, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अनुवाद की बौद्धिक संपदा है। इसलिए अचानक चकित और गिरती हुई हेस्टिया के सामने प्रकट होकर सेसिल ने अपनी उंगली उसके होठों पर दबा दी और धीरे से फुसफुसाया, क्या आप उसकी बहन हैं? आह, बेशक खून झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि उसकी आंखें रवि जैसी हमेशा सिकुड़ी हुई नहीं थीं, लेकिन उसके काले बाल और चेहरे मोहरे रवि से इतने मिलते जुलते थे कि हेस्टिया घबरा गई। मैं हूं, लेकिन मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूं। सच में, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सेसिल क्षणिक आत्मघृणा से सिहर उठी, लेकिन जल्दी से उसे झटक दिया और अपनी आवाज फिर से धीमी कर ली। नवीनता, पूरी कहानी पढ़े। मुझे पता है तुम असल में कौन हो, वह लापता संत, और उस कमीने ने तुम्हारा अपहरण किया था। ये शब्द सुनकर हेस्टिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो कृपया मुझे बताओ, उसने तुम्हारे साथ वहां क्या किया? वह तुम्हारी गवाही मायने रखती है। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुरंत मंदिर में उसकी शिकायत कर दूंगा। जैसे ही सेसिल ने विनती की, हेस्टिया ने अपने होंठ काटे, हिचकिचाई। मुझे लगता है कि शायद मुझे वहां कुछ अश्लील करने के लिए मजबूर किया गया होगा। नहीं, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं जानता था। सेसिल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह गुस्से में दिख रही थी, जैसे कि यह उसके साथ हुआ हो। लेकिन तभी हेस्टिया की निगाहें डगमगाने लगीं। मैं ठीक हूं, अचानक उसने कुछ अप्रत्याशित बात कही। और सच में कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या इससे हालात और बिगड़ेंगे? क्या? अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया सही समय का चुपचाप इंतजार करें। सेसिल ने असमंजस में पलकें झपकाईं, जबकि हेस्टिया ने अपनी आंखें फेर लीं और सिकुड़ती आवाज में बोलना जारी रखा। मेरे पास एक योजना है। मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है। तो लेकिन कौन जाने वो फिर कब कोई कोशिश करेगा। अब तुम सुरक्षा के लिए मंदिर जा सकती हो। इस सब की विचित्रता को सहन न कर पाने के कारण सेसिल ने बीच में ही बात काट दी। माफ करें। हाँ, मैंने कहा मैं ठीक हूं। जब हेस्टिया ने तीखी आवाज में बात की तो सेसिल स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। भले ही यह ऐसी बात हो जिसे एक संत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, यह सब मेरे परीक्षणों का हिस्सा है। उसके चेहरे पर सेसिल ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझ नहीं पाई, सूक्ष्म अपराध बोध और कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से अपेक्षा के करीब था। ऐसी चीजों पर अकेले ही विजय पाना, क्या यही एक सच्ची संत नहीं है? संतरी, आप गंभीर नहीं हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी भी अनिश्चित हूं। सेसिल की आंखें गहरी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि हेस्टिया क्या कहना चाह रही होगी। अंतरात्मा की पीड़ा महसूस करते हुए हेस्टिया ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। वह सचमुच एक अच्छा इंसान हो सकता है। अंदर से आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? मतलब उसने मुझे काले जादूगरों से बचाया था, है ना? और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं, यह जगह आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित है। सेसिल को ऐसा लगा जैसे संतति पूरी तरह से अपने पद से गिर चुकी है। लेकिन हेस्टिया का निर्णय केवल रवि के बम शॉट से प्रभावित नहीं हुआ था। इसके अलावा उसकी आत्मा साफ दिख रही थी। जब उसने उसकी आत्मा पर शपथ लिखने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसने महसूस कर लिया था उसकी आत्मा अभी भी बेदाग थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्वयं मेरे द्वारा प्रस्तावित व्रत को स्वीकार कर लिया। उसके पास आत्मा को प्रभावित करने की जन्मजात क्षमता थी और वह सहज रूप से समझ गई थी कि सहमति के बिना कोई भी प्रतिज्ञा नहीं ली जा सकती। शायद अगर मैं उसे सही रास्ते पर ले जाऊं तो वह भविष्य नहीं आएगा। उन छोटी छोटी सच्चाइयों ने हेस्टिया के हृदय को चुपचाप प्रभावित कर दिया था, जिसके दयालु और निस्वार्थ स्वभाव ने उसे संत की उपाधि दिलाई थी। इससे अभी भी वह बात मिट नहीं जाती जो उसने कार्यालय में की थी।
अच्छा, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो वह मेरे लिए बहुत अच्छा था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि अगर मैं सच में ईमानदार हूँ तो मुझे वास्तव में इसमें मजा आया। संती, शायद यह उसकी पवित्रता ही थी जिसने उसे इतनी खुलकर स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित किया। तुम अपने आप को उस कमीने के झांसे में नहीं आने दे सकते। लेकिन सेसिल को उसकी आवाज में झलकता अपराध बोध और रोमांच ऐसा लग रहा था जैसे कोई भ्रष्टाचार के कगार पर खड़ा हो। आप उन बेवकूफों में से एक तो नहीं बन जाएंगे जो सिर्फ इसलिए पिघल जाते हैं क्योंकि कोई बुरा आदमी कुछ अच्छा कहता है ना? उफ, मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकता। अभी मेरे साथ चलो। संतेश को उसके भाई के चंगुल से बचाने के दृढ़ संकल्प से जलते हुए सेसिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूर ले गया। वहां कौन है? लेकिन घबराहट में उसने अनजाने में ही अपनी आवाज ऊंची कर दी थी। और जाहिर है तभी किंजल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सेसिल को पूरी तरह से पता था कि संत से बात करते हुए पकड़े जाने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने आंसू भरी आंखों से हेस्टिया को देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। तुम अभी तक नहीं गए? हाँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो थोड़ा टहल लो। अगर तुम इतना गरिष्ठ खाना खाओगे और हिलोगे डुलोगे नहीं तो तुम्हें बदहजमी हो जाएगी। ठीक है। पीछे छूट जाने पर हेस्टिया ने सेसिल की उपस्थिति को छिपाने का निर्णय लिया क्योंकि उसके अच्छे इरादे थे और वह पुनः सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। फिर अचानक वह रुकी, अपना हाथ उठाया जो पहले रवि का था और अपना सिर झुका लिया। अभी जो एहसास हुआ वो क्या था? उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं, जिनमें हल्के भूरे रंग का निशान था। अध्याय 29। गॉडफादर। सभी लोगों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अगली सुबह लेडी हेस्टिया भारी चाल से लड़खड़ाते हुए कार्यालय से बाहर निकली। आप सभी को यह सुनकर खुशी होगी कि संत ने अंततः हमारी योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है। कृषा, जो पूरी रात खाना ढोने के बाद बेहोश हो गई थी, और हर्ष, जिसने बड़ी चतुराई से उसकी देखभाल करने की पेशकश करके खुद को माफ कर दिया, के अलावा बाकी वरिष्ठ सदस्यों किंजल और पार्शा को वापस ऑफिस बुला लिया गया था। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाई। खर्च बहुत ज्यादा था। अगर यह नाकाम हो जाता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। खुशी है कि यह कामयाब रहा। हाउस कपूर की घटती वित्तीय स्थिति, कृषा का रात होने तक जी जान से काम करना तथा मेरे पिता के प्रिय वाइन सेलर का महान त्याग, इन सब के बीच यह सब कुछ कम कीमत पर नहीं हुआ। फिर भी सफलता तो सफलता थी। मेरा मन किया कि मैं भी उसके लिए टोस्ट उठाऊं। कोई बात नहीं पर्शा, वैसे भी हमारी दौलत बढ़ा देगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही भविष्य के कार्यों के लिए धन की कमी हो रही थी, पर्शा मेरे साथ थी। तो क्या हम अभी अकादमी पर हमला कर देंगे? जैसे ही मैंने पर्शा की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और चमकती आंखों से एक अशुभ प्रश्न पूछा। हाँ, हम अकादमी पर कब्जा नहीं करने वाले पर्शा। हम तो बस संतति को हीरो के पास ले जा रहे हैं। अरे माफ करना। मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था जैसे ही मैंने उसे हमारे वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाई। इससे पहले कि वह अकादमी पर हमला करने की योजना बनाना शुरू कर पाती, उसने शर्म से अपना सिर खुजलाया और सिर हिला दिया। फिर भी मैं जल्द से जल्द अकादमी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की सिफारिश करता हूँ। बहुत सारे दानव राजा, या यूं कहें कि शासक, केवल इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे अकादमी में सेंध नहीं लगा सके। इससे मुझे एक ऐसे नाकविहीन अनाम डार्क लॉर्ड की याद आई जो स्कूल न जाने के कारण गायब हो गया था। लेकिन एक क्षण रुकिए, उसने मेरे साथ राक्षस राजा जैसा व्यवहार कब से शुरू कर दिया? निश्चित रूप से हर मार्ग में स्नेहा के प्रति उसकी पूर्ण भक्ति दानव राजा को बढ़ाने वाले सिम को खेलने का उसका तरीका मात्र नहीं था। और रणनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली से शुरुआत करना उचित है। इसी तरह आप विचारधारा का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। हाँ, पर्शा, चलो अपनी मौजूदा योजना पर ही ध्यान केंद्रित रखें, ठीक है? मैंने उसे धीरे से डांटने की कोशिश की और सोचा कि स्नेहा को बचाना और अपने घर को पुनर्जीवित करना ही काफी है। दरअसल अकादमी की घेराबंदी में प्रथम और द्वितीय दानव राजाओं की हार एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। मैंने अकादमी हमले के अनुकरण पर आधारित शूरवीरों के स्कूल में एक रणनीति पाठ्यक्रम भी पढ़ाया था। ठीक उसी समय किंजल ने उसके बगल से गंभीर भाव से बात की और मैं गहरी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए यदि युवा मास्टर अकादमी पर कब्जा करना चाहता है तो उसे शुरू से ही अंदर एजेंट तैनात करने होंगे। वाह,
मैं चिंतित था, लेकिन आप में वाकई वो सब है जो एक वरिष्ठ सदस्य बनने के लिए जरूरी है। सम्राट के शिकारी कुत्ते और स्नेहा के एकमात्र रणनीतिकार का क्या हुआ? अब मेरे सामने एक हीरो बनने की चाहत रखने वाला ओटाकू और एक भ्रमित मिडिल स्कूल रणनीतिकार है जो एक गर्मागरम युद्ध परिषद आयोजित कर रहे हैं। वास्तव में मेरा मानना है कि हमारे मालिक की योजना के पीछे यही असली छिपा हुआ इरादा था। सच में मुझे पता था, देवियों, अगर मैं अब और उनकी बात सुनता रहा तो शायद मुझे उस जगह पर आक्रमण करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम्हें पता है। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में और अभी भी मुस्कुराते हुए मैंने उन दोनों को चेतावनी दी जो आपस में बुदबुदाने लगे थे। जी श्रीमान, समझा। परशा और किंजल ने झेंपते हुए सिर उठाया और उदास स्वर में आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। कम से कम उन्होंने जरूरी होने पर तो सुना, शायद यही काफी था। खैर, अब जब मुझे अकादमी में आगामी प्रोडिजी चयन टूर्नामेंट के लिए जज के रूप में नियुक्त किया गया है और सेंटेस भी इसमें शामिल हो गई है, तो अब अगले चरण में जाने का समय आ गया है। एक मिनट रुको। जैसे ही मैं मुख्य विषय पर जाने वाला था, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ खो रहे हैं। परशा ने अपना हाथ फिर उठाया, इस बार असामान्य रूप से गंभीर भाव के साथ। और वह होगी सूचना। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने चुपचाप सुना और जब वह बोल रही थी तो सहमति में सिर हिला दिया। सबसे पहले, युवा मास्टर का नाम हाल ही में साम्राज्य में लोकप्रिय हुआ है। स्वाभाविक रूप से अकादमी बोर्ड आपकी योग्यता पर सवाल उठाएगा। यह सच है, यही कारण है कि एक निर्णायक के रूप में आपको कम से कम प्रतियोगियों की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जब वह गंभीर हो जाती है तो वह अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय होती है। हमें आयोजन स्थल के लेआउट को भी समझना होगा, विश्राम क्षेत्र, सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ। इस तरह हम सेंटेस की पहचान उजागर होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। बेशक इसमें से कुछ जानकारी हमें न्यायाधीशों के लिए मानक जानकारी के रूप में दी जाएगी, लेकिन वह मेरी योजना की हर एक कमजोरी को शब्दशः उजागर कर रही थी। अकादमी बहुत सहयोगी नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। उनके लिए तो तुम बिल्कुल पैराशूट से नियुक्ति पाओगे। सच कहूं तो मैं एक पैराशूट नियुक्ति हूं, लेकिन वह सही है। अकादमी एक कुख्यात बंद व्यवस्था है। वे आपको नीचे गिराने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेंगे और यह असंभव है कि वे स्वेच्छा से जानकारी साझा करेंगे। अगर हम राजकुमार से पूछें तो क्या होगा? लेकिन क्या हम वाकई उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह विश्वसनीय खुफिया जानकारी लेकर आएगा? उसने यह भी समझ लिया है कि राजकुमारी कैटरीना की जानकारी को सच मानकर नहीं लेना चाहिए, भले ही अब तकनीकी रूप से वह हमारे पक्ष में हो। अब मुझे उसे एक भ्रमित मिडिल स्कूल की छात्रा कहने के लिए दोषी महसूस होने लगा था। तो फिर क्या आपके पास कोई समाधान है? अगर आप मुझे खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपें तो मैं संभाल सकता हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने पूछा, हो सकता है कि वह कोई विकल्प लेकर आए, लेकिन उसका जवाब सतर्क था। लेकिन जानकारी के लिए पैसे लगते हैं, और अभी हाउस कपूर के फंड से मैंने जो निवेश किया है उसके साथ हमारे पास बहुत सीमित संपत्ति उपलब्ध है, इसलिए परशा को भी हमारा तुच्छ भाग्य सिरदर्द लग रहा था। निवेश से लाभ मिलने में कितना समय लगेगा? खैर, यह एक दीर्घकालिक योजना है जो आपकी रणनीति पर आधारित है, ठीक है। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ऐसा नहीं था कि इससे सब कुछ निराशाजनक हो गया। आखिरकार परशा की विशेषज्ञता जमीनी काम नहीं थी, जो इकट्ठा किया गया था उसका विश्लेषण करना था। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। मेरी अगली योजना हमेशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने की थी, सूचना का अंतर। हाँ, इसीलिए यही समय था। चलो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी? हाँ, हमें कहीं जाना है, न केवल इस ऑपरेशन के लिए खुफिया जानकारी बल्कि भविष्य में हमारे सामने आने वाले काले जादूगरों के बारे में जानकारी। स्नेहा का अभिशाप, मेरे सफेद जादू में विसंगति और भविष्य में आने वाली अनगिनत बाधाओं के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारी मंजिल साम्राज्य से परे है। अंडरवर्ल्ड का केंद्र। अब मेरी ड्रीम टीम के अंतिम भाग का समय आ गया है। वहां एक आदमी है जिसे मुझे ढूंढना है। अब खिलाड़ी के मुखबिर बर्गन से संपर्क करने का समय आ गया है।
कई घंटों बाद साम्राज्य के अंडरवर्ल्ड में तो हमने इसे बना लिया, लेकिन गाड़ी से उतरकर काफी देर तक चलने के बाद मैं खुद को उसी तरह की पिछली गली में खड़ा पाया जहां मैं किंजल की पहली भर्ती के समय आया था। मैंने अंडरवर्ल्ड की गंदी गलियों पर नजर दौड़ाई, आहें भरते हुए अपनी हंसी दबा ली। हाँ, अभी भी निराशाजनक वर्षा के विपरीत, जिसे केवल एक बहुत ही भाग्यशाली हर्ष हस्तक्षेप के कारण ही सुरक्षित किया जा सका था, बर्गन का ठिकाना वास्तव में कुछ हद तक ज्ञात था। समस्या यह थी कि वह कितने संभावित स्थानों पर हो सकता था। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो पूरा अंडरवर्ल्ड ही निशाना बन गया। अब तक वह शायद निराशा में इधर उधर भटक रहा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें हर शराब खाने की जांच करनी होगी। मूल गेम में खिलाड़ी पहली बार बर्गेन से एक बार में मिला था, जहां वह आधा नशे में था और किसी असंबंधित जांच के दौरान हंगामा कर रहा था। यह निश्चित रूप से अस्पष्ट और डरावना था, लेकिन एक बात जिससे मैं आश्वस्त हो सकता था वह यह थी कि बर्गेन निकट भविष्य में इस जिले को छोड़कर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि अगर हम कुछ दिन पास में ही रुककर हर संभव जगह की जांच करते तो मैं प्रोडिजी चयन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उसे ढूंढ लेता। खैर, मुझे कहना होगा कि यह सचमुच सराहनीय निर्णय है। आह, कल्पना करो एक काउंट के घराने का वारिस इस मनहूस जगह पर कदम रखता है। क्या तुम इस बूढ़े को उसके आखिरी सालों में दिल का दौरा पड़ने देना चाहते हो? जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, मेरे बगल से आई एक उदास आवाज ने मुझे एक सूखी हंसी के साथ रोक दिया। हाँ हाँ हर्ष, अब तकनीकी रूप से मैं ही इस संपत्ति का प्रभारी हूँ, और यही कारण है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वर्षा के सिर पर चोट लगने और कृषा की देखभाल उसे सौंपने के बाद हर्ष ने हमारे साथ चलने की जिद की थी। मुझे उसे घसीटते हुए ले जाने पर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन चाहे वर्षा हो या हर्ष, दोनों को इतनी खतरनाक जगह पर जाने का कोई हक नहीं था। लेकिन किंजल हमारे साथ है। बुनियादी सुरक्षा के लिए तो इतना ही काफी होगा, है ना? मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी कुछ हद तक तलवार की आभा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सब ठीक रहेगा। सच कहूँ तो अगर मैंने किंजल को पहले ही सुरक्षित नहीं किया होता तो शायद मैं पूरी तरह से उम्मीद खो देता। उसे फिर से तलवार की आभा छोड़ते देखना, भले ही उसका मन सर्किट पूरी तरह से बहाल न हुआ हो, एक तलवारबाज के तौर पर मुझे अपर्याप्त महसूस कराने के लिए काफी था। फिर भी तुम्हें इस जगह को कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पाताल लोक में कुछ भी हो सकता है दादाजी। मैंने कहा था न, मुझे जाने दो। यह अनुवाद की बौद्धिक संपदा है। चुप रहो। जब तक मुझ में सांस है तुम यहाँ पैर नहीं रखोगे। अपनी चेतावनियों के बावजूद हर्ष अभी भी परेशान था। वह अपने हाथ में रखे संचार क्रिस्टल से निकलने वाली आवाज से चिढ़ रहा था। वर्षा की आवाज। तो फिर जब आप 6 फुट नीचे होंगे? उफ, इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसे बुरे विचार। बर्गेन की तलाश के लिए हमें पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत थी। पार्शा की निगरानी मेरे पिता के एक बेहद महंगे संचार क्रिस्टल के जरिए की जा रही थी। इनमें से सिर्फ एक की कीमत हमारी संपत्ति के 3 महीने के संचालन बजट के बराबर थी। मैं बस यही दुआ कर सकती थी कि हर्ष को कुछ न हो। हर्ष, कृपया किंजल और मेरे पास ही रहना, ठीक है? मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप जानते हैं। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे चुटकुले। फिर भी मैंने फिर से जोर दिया। हर्ष ने जवाब में केवल घुरघुराहट की। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम चलो उस जगह पर कोशिश करते हैं। यद्यपि वह थोड़ा सशंकित लग रहा था, फिर भी मैंने उस क्षेत्र को देखा और हमारी पहली खोज के लिए सबसे सुगम दिखने वाले सराय की ओर इशारा किया। लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़े लोग बहुत बुरे लग रहे हैं। तभी मैंने देखा कि 2 लंबे चौड़े गुंडे दरवाजा रोके खड़े हैं। मैं झिझका, कुछ समझ नहीं आया। अगर वे रास्ते में हैं तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। बेशक किंजल इसे संभाल सकती थी, लेकिन क्या आप हमारे पहुंचते ही लड़ाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं? हर्ष की बात सही थी। तुरंत हंगामा मचाने से चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ सुरक्षित स्थानों से बचना भी व्यावहारिक नहीं है। ऐसी जगह पर पहरेदार तो होते ही थे। मेरी दुविधा और गहरी हो गई। तुम दोनों यहीं रुको। मैं उनसे बात करूंगा। एक आह भरते हुए हर्ष ने अचानक मुझे क्रिस्टल थमा दिया और आगे बढ़ गया। रुको हर्ष, यह अच्छी तरह जानते हुए कि यह जगह कितनी खतरनाक है, मैंने घबराहट में उसे रोकने की कोशिश की।
युवा मास्टर, लेकिन तभी किंजल ने मुझे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक अनोखा भाव था और उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर से आओ। उसका जो भी मतलब था वह मुझे रोकने के लिए काफी था। हर्ष शायद उन्हें मनाने में कामयाब हो जाए। मैं सहमत नहीं था। मैं इतना स्तब्ध था कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। आप दोनों हो। वहीं रवि अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका चेहरा स्तब्ध था। एक तरफ हटो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लंबे सफेद बालों को लहराते हुए एक बूढ़ा आदमी जो लबादा ओढ़े हुए था शांति से लेकिन दृढ़ता से बोला। शराब खाने की रखवाली कर रहे दो हट्टे-कट्टे आदमी मुड़े और अविश्वास भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। उफ फट! यह बूढ़ा क्या कह रहा है? अरे बुजुर्ग, अगर तुम आज फंसना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम वहीं वापस चले जाओ जहां से आए थे, अंडरवर्ल्ड में, जहां रोजाना गलियों से लाशें घसीटकर निकाली जाती थीं। ऐसी धमकियां आम बात थीं। लेकिन फिर लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए। तो मैं अपनी बात दोहराता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जिससे उसके हुड के नीचे उसकी चमकती हुई ग्रे आंखें दिखाई देने लगीं। अगर तुम छोटे बच्चे एक और दिन जीना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम रास्ते से हट जाओ। यही वह क्षण था जब दोनों गुंडों को यह एहसास हुआ कि उनके सामने कौन खड़ा है और उनके चेहरे उनके विशालकाय शरीर के बावजूद पीले पड़ गए। वे बिना कुछ कहे एक तरफ हट गए। युवा स्वामी, वे हमें जाने देने के लिए सहमत हो गए हैं। गंभीरता से कुछ ही मिनट बाद, हाँ हाँ, आजकल बच्चों के साथ तर्क करना वाकई आसान है। यह खबर कि अंडरवर्ल्ड का एक सेवानिवृत्त गॉडफादर वापस आ गया है, साम्राज्य के बाहरी इलाकों की गलियों में हलचल मचाने लगी। अध्याय 30 गॉडफादर 2। युवा स्वामी, इस दुकान से भी हमारी बातचीत खत्म हो गई है। कृपया देख लीजिए। वाह हर्ष, तुम्हारा राज क्या है? हो, क्या लोगों से निपटना वही काम नहीं है जो मैं दशकों से करता आ रहा हूँ? हर्ष के अभिनय के कारण, जिसमें उसने अपने युवा रूप का असली रूप दिखाया, जिससे उसकी सारी चिड़चिड़ाहट हास्यास्पद लगने लगी, समूह की जांच बहुत ही सुचारू रूप से हो गई। फिर भी अंडरवर्ल्ड के गुंडे घरेलू कर्मचारियों से काफी अलग होंगे। अब आगे बढ़ो और अंदर आओ। यहाँ तक कि इस अराजक पिछली गली में भी, जहाँ तर्क और नियम कभी लागू नहीं होते थे, वहां रहने वाले मईफ्लाई के बीच अभी भी व्यवहार का एक न्यूनतम मानक मौजूद था। मैंने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है ताकि कोई भी आप पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। युवा स्वामी, उदाहरण के लिए, कोई भी अंडरवर्ल्ड के पुराने गॉडफादर के साथ उलझने की हिम्मत नहीं करता था, जो अब भी नौकरों के संघ में शामिल होने का दावा करते हुए अचानक छुट्टी ले लेता था, सिर्फ पिछवाड़े पर अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने के लिए। पिछली गली का बूढ़ा शासक सचमुच घर लौट आया है। ओह, क्या हम सचमुच ठीक हैं, बॉस? हालांकि पिछली गलियों की प्रकृति के कारण हमेशा ऐसे लोग होते थे जो ऐसे अलिखित नियमों की भी अनदेखी करते थे और अपराध करने का साहस करते थे। अगर यह गलत हो गया तो बाद में सफाई करना एक गड़बड़ हो जाएगा। अरे, अपना दिमाग ठीक करो। ऐसा नहीं है कि हम उस बुजुर्ग को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो पीछे वाले कमरे में बैठा है, या ऐसा ही कुछ, ठीक उस नए आपराधिक गिरोह की तरह जिसमें रवि के समूह का पीछा करने की हिम्मत थी, जब वे निर्भीकता से अंडरवर्ल्ड में ऐसे चल रहे थे जैसे कि वह कोई पड़ोस की सैर हो। हमें बस सही समय पर उस बूढ़े आदमी का पीछा करने वाले उन दोनों का अपहरण करना होगा। और उसके बाद? बेवकूफ, देख नहीं रहे कि वे कितने करीब लग रहे हैं? बस उन्हें धमका दो या ब्लैकमेल कर दो और हमें पैसे या कोई फायदा मिल जाएगा। बेशक ये लोग बिल्कुल बेकार थे, न तो कोई योजना थी और न ही कोई ताकत। इनका सामना किंजल के हाथों होना तय था, जो चुपचाप अपनी तलवार थाम चुकी थी। लक्ष्य निश्चित हो गया है। निश्चित रूप से यही है। हालांकि जब बात अंडरवर्ल्ड के उन पारंपरिक गुटों की आई जो गलियों में मकड़ी के जालों की तरह फैले हुए अंधेरे में रिस गए थे, तो स्थिति थोड़ी अलग थी। वह वही है जिसे महान छाया चाहती है। उसे किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ो। हालांकि उन्हें कुछ मिनट पहले ही आदेश मिला था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में फैले काले जादूगरों में कम से कम किंजल से मुकाबला करने की पर्याप्त ताकत थी। दूसरों की जिंदगी मायने नहीं रखती। उसी समय जिस गली में रवि और उसके साथी खड़े थे, वहां हत्या की नीयत से शोर मच गया। हर्ष, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूं? हम जैसे ही रवि दुकान में दाखिल हुआ, किंजल, जो उसके पीछे जाने वाली थी, अचानक रुक गई और हर्ष के पास पहुंची, जो उसके पीछे था।
मुझे नहीं लगता कि हम अब और हमारा पीछा करने वाले लोगों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम तुम्हें लगता है कि हमारा पीछा किया जा रहा है? तो फिर मेरी बजाय यंग मास्टर को क्यों नहीं बता देते? कृपया मूर्ख मत बनो। उसके शब्दों पर हर्ष ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, लेकिन किंजल के शांत आरोप से उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब आप पहले उन लोगों के सामने आए थे, तो मैंने निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा को महसूस किया था। हो, तुमने इतने समय तक अपनी शक्ति का स्तर क्यों छिपाया? हर्ष अब बिना कुछ बोले कड़वी मुस्कान के साथ अंततः बोला, यह एक पुराना वादा है जो मैंने यंग मास्टर के पिता काउंट से किया था। एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखते हुए उसने खेदपूर्ण भाव से मामले को टाल दिया। कृपया युवा स्वामी को मत बताना। यह उन कुछ इच्छाओं में से एक है जो इस बूढ़े व्यक्ति की अभी भी बाकी हैं। अगर वह मुझसे पूछेगा तो मेरे पास उसे सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम मुझे तुम्हारी यह वफादारी पसंद है। किंजल के सपाट जवाब पर हल्की सी हंसी के साथ हर्ष ने अपनी नजर उस दुकान की ओर घुमाई जिसमें रवि घुसा था। जब युवा मालिक ने कहा कि वह दास बाजार जा रहा है, तो मैं बहुत चिंतित हो गया, यह सोचकर कि शायद वह इस बूढ़े आदमी के नक्शेकदम पर चल रहा है। एक कोमल स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ हर्ष ने खुद से कहा, मैं अंधेरे में छिपे उन कीड़ों का ख्याल रखूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस छायादार गली की ओर चली गई और उसके चारों ओर की हवा रक्त पिपासा से भर गई, जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय था। आखिरकार वे हमेशा से ही गली मोहल्लों में असली उपद्रवी रहे हैं। क्या तुम ठीक होगे फिर भी? उसकी उम्र को देखते हुए किंजल ने थोड़ी चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। खैर, मुझे थोड़ा खिंचाव किए हुए काफी समय हो गया है। लेकिन जब उसने हर्ष के हाथ के चारों ओर घूमती हुई घनी जादुई शक्ति को देखा, जबकि वह लापरवाही से उत्तर दे रहा था, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी चिंता अनावश्यक थी और वह दूर हो गई। तो मैं जल्दी से कचरा निपटाकर आपके पास वापस आ जाऊंगा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और अपने स्वामी के शत्रुओं से भिड़ने के लिए तैयार हुई, उसके चेहरे पर अचानक उलझन भरी अभिव्यक्ति आ गई। हम्मा हर्ष, जो गली में छाए अप्राकृतिक अंधेरे को घूर रहा था, उसने भी ऐसा ही किया। कठोर, यह तो सचमुच कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही क्षण पहले गली में व्याप्त हत्या का गहरा इरादा पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो गया। क्या उन्होंने हमारी ताकत का अंदाजा लगा लिया और भाग गए? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ न कुछ तो पता चलता। किंजल ने उचित अनुमान लगाया, लेकिन हर्ष ने अपना सिर हिला दिया। उसकी नजरें उस अजीब धुएं पर टिकी थीं जहां दुश्मन थे। ऐसा लगता है कि वे हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। क्या? मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने इसमें हस्तक्षेप किया है। फिर भी वह भी कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लेकिन यह सोचना कि काले जादूगर, जिनमें जादू के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता है, उन्हें भी धूल में मिला दिया गया। उनके पास जो ज्ञान था, उसके अनुसार बहुत कम लोग ऐसा करने में सक्षम थे। जब तक काउंट के स्तर का कोई श्वेत जादूगर सच्ची हत्या की मंशा प्रकट नहीं करता, तब तक ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए और कोई तर्कसंगत सिद्धांत गढ़ने की कोशिश करते हुए हर्ष अचानक आंखें चौड़ी करके चुप हो गया। रुको, एक सफेद जादूगर, एक चेहरा जिसे वह एक क्षण के लिए भूल गया था क्योंकि वह बहुत परिचित था, अचानक उसके दिमाग में आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि यंग मास्टर। लेकिन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने भीतर उठ रहे अशुभ संदेह को दूर करने की पूरी कोशिश की। हाँ हाँ हर्ष, हो, यह अनुवाद की बौद्धिक संपदा है। तभी अपने बगल में रवि की आवाज सुनकर हर्ष ने भूतग्रस्त भाव से अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए लगभग कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्त होने का निर्णय ले लिया। ये जगह भी बेकार थी। बस कुछ घटिया किस्म के लोग मेरी आंखें खराब कर रहे थे। और इतना सारा कचरा। चाहे जितना भी साफ करो, कचरा हमेशा और ज्यादा ही रहता है। हालांकि दरवाजा एक बार भी नहीं खुला था, लेकिन रवि अचानक उसके पास बाहर खड़ा था, मुस्कुराते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था जिससे हर्ष की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। खैर, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए अब मैं शिकायत करना बंद करता हूँ। अब अगली जगह जाने का समय है। यह क्रिस्टल गोला, इसे सौंप दो। अरे यार परशा,
तुम्हें अपनी उम्र में भी परियों की कहानियां पढ़नी चाहिए। जैसे ही रवि ने उसे शून्य दृष्टि से देखा, हर्ष ने अचानक उसके हाथ से संचार क्रिस्टल का गोला छीन लिया और कराहते हुए उसे अपनी छाती से लगा लिया। मैं अब से खुद को और भी अधिक समर्पित करूंगा, गुरुजी। रवि ने उसे एकदम नवीन भ्रम से देखा, जो तब और गहरा हो गया जब किंजल चुपचाप पास आई और विस्मय से भरे स्वर में बोली, तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? यह उनके लिए सचमुच अनुचित था, जो जांच पूरी करने के बाद ही पिछले दरवाजे से बाहर निकले थे और सड़क पर फैले कचरे के बारे में शिकायत की थी। इसी बीच उसी क्षण रवि के समूह से कुछ ब्लॉक दूर एक शांत गली में टस्क। आश्चर्य की बात यह थी कि यह लेडी स्नेहा ही थी, जो चुपचाप अपनी रत्न जैसी आंखों को छाया में चमकने दे रही थी, अपने वस्त्र को चेहरे पर वापस खींच रही थी और उस जादू को दबा रही थी जो उसने अभी अभी प्रकट किया था। वास्तव में कुछ लोग हर चीज को परेशानीपूर्ण बनाने से खुद को नहीं रोक पाते। यद्यपि हर्ष और किंजल वहां मौजूद थे, लेकिन स्नेहा ही थी जो अपने रत्न के भीतर की शक्ति का उपयोग करके, जिसे वह शायद ही कभी प्रदर्शित करती थी, बलपूर्वक जवाबी हमला करने के लिए इतनी दूर चली गई थी। लेकिन जिस किसी को भी उस निर्णय पर आपत्ति थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, कई मायनों में। लेडी स्नेहा, आपके निर्देशानुसार मैंने जानकारी एकत्र कर ली है। आप लेट है। अभी भी अपने मंगेतर की ओर घूरते हुए उसने अपनी ठंडी आवाज उस मुखबिर की ओर घुमाई जो अचानक उसके पास आ गया था। मुझे माफ करना, छोड़ो इसे, बस बातें करते रहो। यह महसूस करते हुए कि हाल ही में उसकी मनोदशा विशेष रूप से अस्थिर थी, सूचना देने वाला व्यक्ति घबरा गया तथा सावधानी से बोलना शुरू करने से पहले उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से का भाव देखकर घबरा गया। सूचना संघ के पास आपके मंगेतर के बारे में कुछ भी ठोस जानकारी नहीं थी। आपके बारे में बस भड़काऊ और अपमानजनक अफवाहें थीं। मेरी महिला कैसा? उदाहरण के लिए आप और सर रवि के बीच गाड़ी में अंतरंगता से फुसफुसाते हुए शर्माने की खबरें, या यह कि आप उनके द्वारा दिए गए रुमाल को संभाल कर रख रही हैं। बस अब और क्या? स्नेहा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। शायद उसे इसका एहसास भी नहीं था। सूचना देने वाले ने इसे उसके गुस्से का संकेत समझा। विषय बदलने की जल्दी में उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। दरअसल उसकी छोटी बहन और किसी करीबी सहयोगी किंजल के बारे में बहुत कुछ पता चला है। बस इतना ही कहना है तुम्हें। लेकिन जब उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं, तो घबराहट में उसे पसीना आ गया। यह अनिश्चित और तुच्छ जानकारी है, लेकिन अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह बात बोल दी जिसे उसने भी सबसे बेकार तथ्य समझा था। ससुर रवि को ओरिगेमी का बहुत शौक है। मुझे लगा कि यह साझा करने के लिए बहुत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी है। उसने खुद को संभाला और अब चुप हो चुकी महिला को मिलने वाली सजा की आशंका से थोड़ा कांपने लगा। क्लिंक। लेकिन जो उसकी ओर उड़ रहा था वह हत्या करने वाला ब्लेड नहीं था, बल्कि सोने के सिक्कों से भरा एक चमड़े का थैला था। बस काफी है। आरसच में अविश्वास में पलकें झपकाते हुए मुखबिर ने ऊपर देखा तो पाया कि स्नेहा पहले ही अपनी पीठ मोड़कर चली गई थी। अब से मैं उसके बारे में हर जानकारी चाहता हूं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। हाँ महोदया, यदि आपके पास जवाब देने का समय है तो काम पर लग जाइए, समझा। झुके हुए मुखबिर की ओर देखे बिना ही स्नेहा ने आदेश जारी कर दिया और चलना जारी रखा। हम तभी अचानक वह रुकी और रवि की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर अपने साथियों के साथ झगड़ रहा था। ओरिगेमी सब चीजों में से कितना बचकाना शौक है। उस शाम हाउस राठौड़ से भारी मात्रा में ऑर्डर मिलने के बाद पूरे साम्राज्य में उच्च स्तरीय कागज निर्माण कार्यशालाओं में जश्न का माहौल छा गया। समय बीतता गया। सूरज, जिसने पाताल लोक तक को थोड़ी सी रोशनी दी थी, आखिरकार डूब गया और सड़कों पर अंधेरा छाने लगा। अब अंधेरा हो रहा है। अपनी दुखती पीठ को सहलाते हुए हर्ष ने भौहें चढ़ाई और रवि को सावधान करने लगा। यह बात स्पष्ट है कि रात में पाताल लोक दिन की अपेक्षा कई गुना अधिक खतरनाक होता है। क्यों न हम आज वापस चलें और किसी और समय आए। मैं पूरी रात बाहर रहना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। बेशक रवि ने कभी नहीं सोचा था कि वह बर्गेन को एक ही दिन में पालेगा। फिर भी असंतोष की भावना को नजरअंदाज करना मुश्किल था। परशा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? हाँ।
जब उसने हर्ष के हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल के गोले की ओर आशा की एक किरण के साथ प्रश्न उछाला तो परशा की आवाज, जो उत्साह से भरी हुई थी, वापस आ गई, हालांकि वह आधी नींद में थी। गुरुजी, नजरिया बदलने के बारे में क्या ख्याल है? रवि का चेहरा विचारमग्न हो गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप उसे ढूंढने के बजाय क्यों न आप उसे ढूंढने के लिए बुलाएं? निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डालेगा। हर्ष सहज ही तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि रवि के हाव भाव में यह बदलाव हमेशा ही किसी अशुभ विचार का पूर्वाभास देता था। जैसे मान लीजिए अगर उसकी मंगेतर को बंधक बना लिया जाए, जैसे कि क्राउन प्रिंस को ऐसी बातें कहकर तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। घबराहट में हर्ष ने तुरंत कॉल काट दी और क्रिस्टल गोले को अपने कोट में छिपा लिया, इससे पहले कि कोई परशा के विधर्मी सुझाव को सुन पाता। आहा, यही वह क्षण था जब रवि की विशिष्ट डरावनी हंसी अंडरवर्ल्ड की खाली गलियों में गूंजने लगी। परशा बहुत चालाक लड़की है। युवा मास्टर, मैं ऐसा कैसे नहीं सोच सकता था। हर्ष बेचैनी से आंखें फैलाए अब देख रहा था कि रवि ने अपने कोट से एक नोटपैड निकाला और कुछ लिखना शुरू कर दिया। हर्ष, क्या आप इस संदेश वाले पोस्टर ही बल्कि बड़े पैमाने पर विज्ञापन बना सकते हैं और उन्हें पूरे अंडरवर्ल्ड में फैला सकते हैं? रवि से मेमो लेते हुए हर्ष ने अपना सिर झुकाया और उसे जोर से पढ़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। टूटी हुई लिली मुरझाने से पहले नीचे दिए गए सिफर को डिकोड करें और अकेले आएं। उन्होंने बहुत पहले ही रवि के तरीकों पर सवाल न उठाने का संकल्प ले लिया था, लेकिन यह तरीका इतना संदिग्ध था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। टूटी हुई लिली का वास्तव में क्या मतलब है? एक लंबे विराम के बाद हर्ष ने सावधानी पूर्वक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। यह उस आदमी की लापता बेटी है जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। माफ करें, उसका नाम लिली है। और इसलिए हर्ष केवल उसे देखता रह गया, स्तब्ध, पूरी तरह से शब्दहीन। खैर, मैंने इसे ऐसे प्रारूप में एनकोड किया है जिसे केवल वह ही समझ सकेगा, इसलिए इससे उसके अंदर आग लगनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? ओह, मेरी बात यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के पूर्व गॉडफादर को भी रवि की मुस्कान, जो इतनी धूर्त और चमकदार थी कि उसने फुसफुसाते हुए कहा, पूरी तरह से अपूरणीय रूप से दुष्ट लग रही थी।